हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार फैसले ले रही है, कहीं किसी संस्थान को डीनोटिफाई करके पैसे बचाने के, तो कहीं डीजल के दाम बढ़ा के टोल की नीलामी से जो है वो पैसा कमा के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। मकसद एक ही नजर आता है, प्रदेश को चलाने के लिए, विकासात्मक गतिविधियों के लिए पैसा जुटाना। शुरू से लेकर अब तक सुक्खू सरकार के मंत्री तथा स्वयं सीएम सुक्खू खुद भी जो है वो इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि राज्य पर 75,000 करोड़ का कर्ज है। पिछली सरकार की देनदारियां भी उनके ही सिर पर आ पड़ी हैं। अभी सुक्खू सरकार की तमाम कोशिशें एक और जो है वो होती हुई दिखाई देती है कि आखिर हिमाचल के लिए रेवेन्यू कहां से जुटाया जाएगा। इस और जो है वो इशारा करती हुई नजर आती हैं कि कोशिशें इसी पर आधारित हैं कि रेवेन्यू जो है वो कैसे जुटाया जाए। तमाम जो अभी सुक्खू सरकार कोशिशें कर रही हैं। तो हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सवाल सीधा सही है, 75,000 करोड़ का कर्ज। सुक्खू सरकार लगातार कह रही है कि पिछली सरकार की देनदारियां भी हैं, उन्हें विकासात्मक कार्य भी करने हैं, रेगुलर काम भी करने हैं, रेवेन्यू भी जुटाना है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहां से रेवेन्यू जो है वो सरकार द्वारा जुटाया जा सकता है? देखिए गौतम, हिमाचल प्रदेश क्योंकि बहुत छोटा राज्य है, यहाँ पर आय के साधन बहुत अधिक नहीं है, उद्योग बहुत कम है। पर्यटन एक खुला क्षेत्र है जहाँ से आय के साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी राज्य सरकार ऐसा नहीं करेगी कि पर्यटन से जुड़े कारोबारियों पर जो है वो करों को थोपा जा सके। तो राज्य सरकार उसके लिए संसाधन तलाश रही है। सबसे पहला काम राज्य सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही किया था कि डीजल पर जो वैट पूर्व भाजपा सरकार ने कम किया था, कांग्रेस सरकार ने थोड़ा बढ़ाया है, और ये कहते हुए बढ़ाया है कि बावजूद इसके पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हिमाचल में डीजल और पेट्रोल सस्ता है। दूसरा, राज्य सरकार ने अभी हाल ही में वाटर सेस लगाने का निर्णय लिया है, और वाटर सेस से लगभग 4,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, और एक तरह से ये बहुत बड़ी आय होगी राज्य सरकार के लिए, जिसका राज्य सरकार को लाभ मिलेगा। और ये प्रयास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रयासों के बाद हुआ है, और एक सही रास्ता, एक सही दिशा मिली है। 4,000 करोड़ रुपए की आय में बढ़ोतरी होगी। टोल टैक्स में भी हाल ही में जो है वो बढ़ोतरी की गई है। इसका प्रभाव भी हिमाचल के लोगों पर नहीं पड़ेगा। टोल टैक्स जो है, अगर जम्मू जाए तो हम लोग देखते हैं कि जम्मू में अत्यधिक एंट्री पॉइंट पर टोल टैक्स है। तो एंट्री पॉइंट पर ही जम्मू में आजकल मेरे ख्याल से वो 110 या 120 रुपए वसूल लिए जाते हैं। तो ये बहुत है हिमाचल के मुकाबले, और इसमें हिमाचल जो है लगभग आधा ही टोल टैक्स वसूल रहा है। और जो पर्यटक हिमाचल से, जो बाहर से गाड़ी लेकर आते हैं और जो हिमाचल घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए 60, 70, 80, 90 मतलब इसी तरह की मतलब रेशो में है डिफरेंट, 5 सीटर, 6 सीटर, 12 सीटर। तो इतना टोल टैक्स जो है उनके लिए कोई महंगा सौदा भी नहीं है। इससे हिमाचल की आय में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ने इस बार यह निर्णय भी लिया है कि शराब के ठेके जो पहले जो है वो जो दिए जाते थे उसमें हाइक के मुताबिक दे दिया जाता था। इससे शराब माफिया, शराब के ठेकेदारों की भी एक तरह से लॉबी होती थी। इसको तोड़ने का प्रयास किया है, और अब शराब के ठेके नीलाम किए जाएंगे। मुझे लगता है कि 250 से लेकर 350 करोड़ रुपए अतिरिक्त राज्य सरकार को जुटेंगे शराब के ठेकों की नीलामी के बाद। जी गौतम। तो सर, टैक्स की बात हो रही है, यहाँ पर करों को लगाने की बात हो रही है, और जनता जो है जब कर लगता है, टैक्स लगाए जाते हैं तो घबरा जाती है कि कहीं इस टैक्स का बोझ उनकी जेब पर ना आ गिरे। तो क्या ऐसी रणनीतियां, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सुक्खू सरकार को चूज करने चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, जिसका असर जनता पर ना पड़े और खजाने में, सरकार के खजाने में भी जो है वो पैसा आए? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, जैसे टोल टैक्स बढ़ाया गया है, इससे हिमाचल वासियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल की गाड़ी जो है वो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, टोल टैक्स नहीं लगता है एंट्री पॉइंट पर। तो हिमाचल की गाड़ी जैसे पहले आती थी वैसे ही आएगी। टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने का हिमाचल वासियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ
डीजल की अगर मैं बात क्या करूं, कहा जी? डीजल जो है वो निश्चित तौर पर सरकार ने वैट जो है वो अभी बढ़ाया है, जी। लेकिन ये एक राजनीतिक और चुनावी मसला था। हम्म। जब चुनाव होने वाले थे और चुनावों से कुछ समय पहले ही भाजपा सरकार ने राज्य के आर्थिक संसाधनों को ताक पर रखते हुए, राज्य की आर्थिकी को ताक पर रखते हुए पूर्व भाजपा सरकार ने वैट में कमी लाई, जो कि राज्य सरकार के जो खजाने पर भारी पड़ी। अब वो चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद भाजपा का ये जो पेट्रोल सस्ता करने का दाव भी था वो नहीं चला, और कांग्रेस ने अपने खजाने को देखते हुए, वित्तीय कोष को देखते हुए ही कांग्रेस ने जो है वो सरकार बनते ही वैट में पुनः बढ़ोतरी करी, और वो भी बहुत कम। तो अभी भी आज भी पंजाब हरियाणा के मुकाबले हिमाचल में पेट्रोल डीजल सस्ता है, और यहाँ तक कि कालका और जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो अपने इलाकों में पेट्रोल और डीजल ना लेकर हिमाचल में डीजल लेने के लिए आते हैं ताकि उन्हें सस्ता डीजल मिले। तो ये हिमाचल सरकार तो पहले से ही सस्ता डीजल दे रही है, और ये राज्य सरकार के पक्ष में भी है, तो इसका भी कोई बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं है। जहां तक शराब के ठेकों पर नीलामी होगी, शराब में करों की बढ़ोतरी होगी, शराब की बोतल महंगी होगी, तो जो पीता है वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है। शराब, सिगरेट एक ऐसे मद माने जाते हैं जिस पर जब भी बजट पेश किया जाता है इन पर कर लगाए ही जाते हैं, और पीने वालों पर शायद इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इसकी सेल में मैंने नहीं देखा या मैं कभी ऐसा हुआ हो कि शराब को में की कीमतों को लेकर आंदोलन हुआ हो या सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोई आंदोलन प्रदर्शन किया गया हो। जी गौतम। तो सर यहाँ पे सवाल यह आता है कि जो समस्या है, जो खजाने को भरने की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। 75,000 का करोड़ पिछली सरकार की देनदारियां, विकासात्मक गतिविधियां करनी है, रोजमर्रा के खर्चे निकालने हैं, लेकिन आय के जो साधन है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा कम है। टूरिज्म से खास इनकम नहीं होती है, एक प्रमुख क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं निकल कर आ पाता है। अभी जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो भी इतने पर्याप्त नहीं है कि जो मुसीबत सर पर है उसको जो है वो दूर किया जा सके। जो कर्ज है, जो लगातार जो खर्चे डेली रूटीन के हैं उनको जो है वो पुगाया जाए, या जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, जो करने हैं काम, उसके लिए बजट लाया जा सके। देखिए गौतम, हिमाचल छोटा राज्य है, और जब इसका गठन किया गया था तभी से ये तय था कि हिमाचल प्रदेश में आय के साधन बहुत अधिक कम हैं, और हिमाचल को भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। यही कारण था कि विकासात्मक परियोजनाओं में 90% केंद्रीय सरकार द्वारा अदा किया जाता था, 10% हिमाचल सरकार करती थी। अब ऐसी योजनाएं बहुत कम हो गई हैं। आवश्यकता आज भी इस बात की है कि हिमाचल सरकार के प्रयासों के बाद भारत सरकार ये 90% की सहायता हिमाचल को दे, विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था उसे पूर्ण तौर पर बहाल किया जाए, और भारत सरकार ही का दायित्व होगा कि हिमाचल को आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि ऋणों के बोझ से हिमाचल बाहर निकले। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये ऋण लगातार बढ़ते जाएंगे, और हिमाचल के ऊपर अभी ये जो आप ये कहिए कि जब तक इस सरकार का सत्ता काल खत्म होगा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हिमाचल के ऊपर आ सकता है, यदि हिमाचल भारत सरकार ने हटकर जो है नियमों से हटकर, या भारत सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई तो। सवाल सर यहाँ पर यही आ जाता है कि तमाम सरकारें आ रही हैं, वादा कर रही हैं और काम जो है वो करते हुए दिखाती हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी बोझ जस का तस है और आज भी हम केंद्र की बैसाखियों के सहारे ही चलना चाह रहे हैं। हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं, अपने आप जो है वो समृद्ध नहीं हो पाए हैं कि हम अपने राज्य को अपने बलबूते पर चला पाए। देखिए गौतम, इन ऋणों के बोझ के चलते यह संभव है नहीं। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है अपने बजट का लगभग 15% हिस्सा जो लिए गए ऋण हैं उसको अदा करने के लिए रखती है। लगभग 12% का हिस्सा जो लिए गए ऋण है
उसके ब्याज की अदायगी के लिए रखती है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जो हैं उन पर लगभग 25% का खर्च आता है उनके वेतन और भत्तों पर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर भी लगभग 15% की जाती है। तो इस प्रकार कुल मिला जुला के अगर हम कहें तो लगभग 64% जो है वो सिर्फ लिए गए ऋणों के ब्याज, कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए अदा किया जाता है। इसके बाद हिमाचल की संपत्तियों की रख रखाव जो है उस पर और जो हमारा रचनात्मक ढांचा है उसके रख रखाव के लिए ये खर्च किया जाता है पैसा। तो विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है। तो ऐसे में ऋण लेना हिमाचल की मजबूरी है। वो आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, कांग्रेस हो या भाजपा, इनको ऋण लेना ही पड़ेगा जब तक कि भारत सरकार द्वारा एक मुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती और जो ऋण हिमाचल सरकार द्वारा उठाए गए हैं उनकी अदायगी नहीं करवाई जाती। ऐसा वो मुझे लगता भी नहीं है। और वर्तमान में क्योंकि वो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा नेतृत्व की सरकार है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि होगा। और जब डबल इंजन की सरकार थी तब भी ऐसा नहीं हुआ। केंद्र ने नियमों से हटकर या कुछ अतिरिक्त दरियादिली दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई और यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आर्थिक सहायता मिलेगी, अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर हिमाचल इतना खूबसूरत राज्य जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को के लिए जो है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज भी वो कर्ज के बोझ के तले दब रहा है, आज भी वो केंद्र की बैसाखियों के सहारे चल रहा है। तो सवाल यही आता है कि आखिर कब तक इसकी यही स्थिति रहेगी। और उस पल का जरूर इंतजार रहेगा जब हिमाचल अपने पैरों पर जो है वो खड़ा होगा और दौड़ता हुआ विकास की ओर जो है वो आगे विकास की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।